नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अरुण। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी दलों में भी घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे को मात देने के लिए सियासत के दिग्गज हर पैंतरा आजमा रहे हैं। इंदौर में चुनावी हलचल के बीच बीजेपी ने कांग्रेस को ऐसा झटका दिया जिसकी भरपाई कांग्रेस कभी नहीं कर सकती है। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम को अपने पाले में कर बीजेपी ने जता दिया है कि सियासत के इस खेल में फिलहाल वो ही माहिर खिलाड़ी है। इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर और साथ में होगी बात उन मतदाताओं की जो सियासत की इन तस्वीरों को देख और समझ रहे हैं। तो क्या है उनकी राय, जानेंगे अपने खास कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं लोकतंत्र का महासमर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, जहां एक और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की लोकसभा सीटों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले लोकसभा की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस बार मतदान को लेकर लोगों में उत्साह भी दिखा है। इस वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर क्या है राजनीतिक दलों की राय, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। पहले और दूसरे चरण में बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर समेत 4 सीटों पर मतदान हुए हैं। तीसरे चरण में 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। अधिक से अधिक वोट हों, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार अभियान चला रहा है। तो राजनीतिक पार्टियां भी लोगों से वोट करने की अपील करती नजर आ रही हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहू का कहना है कि वोटिंग बढ़ाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता संकल्पित है। देश की सरकार को ताकत देने के लिए ये चुनाव हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि पहले चरण और दूसरे चरण में अंदरूनी क्षेत्रों खासकर जंगल और आदिवासी क्षेत्रों में वोट फीसदी बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में 4 महीने की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। ये मतदान देश के बदलाव के लिए है, ये मतदान नई सरकार बनाने के लिए है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, एक एक मतदाता तक जाए और मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे। इसके लिए हर संभव सहयोग, जन जागरण और आग्रह लोगों से करें ताकि मतदान प्रतिशत पहले और दूसरे चरण में जिस प्रकार से रहा उसी तरह से तीसरे चरण में हो और ये उत्साहजनक रहा पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान। अंदरूनी क्षेत्रों में, जंगल क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में वोट परसेंटेज बढ़ा है। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि छत्तीसगढ़ में इस समय 4 महीने की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये मतदान देश के बदलाव के लिए है, ये मतदान देश में नई सरकार बनाने के लिए है और ये मतदान जो प्रतिशत बढ़ा है ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में है, आक्रोश में है। अब एक नजर पहले और दूसरे चरण के मतदान आंकड़ों पर डालें तो 2 चरणों में अब तक 4 सीटों पर मतदान हो चुका है। राजनांदगांव में 2019 में 76.04% मतदान हुआ, जो 2024 में बढ़कर 77.42% हो गया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 1.38% ज्यादा रहा। जबकि महासमुंद में 2019 में 74.51% मतदान हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 75.02% हो गया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 0.51% ज्यादा रहा। इधर कांकेर में 2019 के चुनाव में 74.26% मतदान हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 76.23% हो गया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 1.97% ज्यादा रहा। जबकि बस्तर में 2019 के चुनाव में 66.04% मतदान हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 68.30% हो गया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 2.26% ज्यादा रहा। माना जाता है कि वोटिंग फीसदी बढ़ने का फायदा सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों को मिलता है और नुकसान सरकार में बैठी पार्टी को होता है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि राजनीतिक दलों के अपने अपने वोटर होते हैं जो अपनी पार्टी को ही वोट करते हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि वोट अलग अलग मुद्दों पर भी पड़ते हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए 4 लोकसभा सीटों के मतदान में
मत फीसदी पहले के मुकाबले बढ़ा है। 7 लोकसभा चुनाव में मत फीसदी अब कितना बढ़ेगा और इसका फायदा किसको मिलेगा, ये तब पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगी। फिलहाल बढ़े मत प्रतिशत ने दोनों ही दलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। राजधानी भोपाल में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। बीते 2 चरणों में मध्य प्रदेश में कम मतदान देखने को मिला है। राजनीतिक पार्टियां और जानकार गिरते मतदान के कारण खोज रहे हैं। इस बीच स्वराज एक्सप्रेस ने राजधानी के युवाओं से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर देश का युवा महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपनी क्या राय रखता है। लोकसभा का चुनाव शुरू हो गया है। तीसरे चरण का चुनाव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल लोकसभा सीट में भी होने वाला है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर हम देखते हैं सबसे ज्यादा अगर वोट को लेकर या अपने मत का उपयोग करने को लेकर सबसे आगे हमें देखते हैं तो ये यूथ, जितने ये यूथ हैं, यही नहीं पूरी राजधानी या पूरे देश में यूथ को लेकर कहा जाता है कि सरकार बदलने में, सरकार बनाने में और सरकार और देश चलाने में इन यूथों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जहां यूथ रहेंगे वहां पे कामयाबी मिलती है, उस देश और प्रदेश का आगे बढ़ता रहता है। कुछ यूथ मेरे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है उसको लेकर क्या एक मन में रहेगा जब अपने मत का उपयोग करने जाएंगे। भाई एक बार बताइए ना, आप भी जाएंगे मतदान करने, क्या एक मन में रहेगा? मेरा तो बेसिकली यही रहेगा कि मेरा जो वोट जाए वो मतलब जो भी जीत के आए वो मतलब देश के आगे बढ़ने में सहायता करे, बस उसी की तरफ से होगा। तो देश की सहायता की बात या महत्व यही है कि देश आगे बढ़े। भाई साहब आप भी वोट देने जाएंगे, एक यूथ है, यूथ के नाते क्या दिमाग में रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे कि मैं किसको वोट दूं? डेफिनेटली हम डेवलपमेंट को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा डिफेंस है, आर्मी डिफेंस को देखेंगे। पहले किस लेवल पे था, अब किस लेवल पे है, आगे हम चाहते हैं कि सरकार है ना आगे उसी को बढ़ाए। कहीं ना कहीं हम देखते आए हैं कि महिलाएं भी बहुत उसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि लाडली बहनें, लाडली भांजियां भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अब जिस प्रकार से कहा जाता है कि करोड़पति लखपति महिला भी बनेगी, आप लोग बताएंगे क्या लगता है वोट देने जाएंगे तो किस प्रकार की सोच रहेगी? जो हमारे लिए अच्छा करे, मतलब फ्यूचर में उसी को वोट दें। फ्यूचर में क्या देखते हैं, किस प्रकार का अच्छा होना चाहिए? स्टूडेंट की सबसे पहले भलाई होनी चाहिए, जैसे कि स्कॉलरशिप उसे मिल रही है तो उससे स्टूडेंट बहुत आगे अच्छा कर पा रहे हैं अपने फ्यूचर में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अपने अपने सोच है, कहीं अपने अपने लोगों को लेके बैठे हुए हैं। आप बता दीजिए, भगिए मत, ये बता दीजिए क्या एक सोच रहेगी, क्योंकि पहला दूसरा वोट दे रहा है, विधानसभा में भी दिया, अब लोकसभा में वोट दे रहे हैं आप, तो क्या एक दिमाग में रहेगा कि क्या सोच के देख देंगे? बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं, आपके दिमाग में क्या चलेगा? देखिए सबसे पहले तो अपने यहाँ सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे मेडिकल की अवेयरनेस बहुत कम है आप लोग के यहाँ, मतलब कि उसको लेके होना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। स्वास्थ्य को लेके, उनकी सुविधाओं को लेके, पढ़ाई को लेके, उनकी सुविधाओं को लेके, सारी मतलब कि जो अभी जो लैकिंग कर रही है उनको अगर कोई भी पार्टी अगर सहयोग दे रही है तो उनको वोट देना चाहिए। बट ये है कि हाँ वो भी सही है, पर एजुकेशन कर रहे हैं हम, जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ाई तो मिल रही है पर जॉब नहीं मिल रही है ना, तो जॉब तो मिलना चाहिए ना। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन मिल गई, बस एजुकेशन नहीं मिलेगी और जॉब भी नहीं मिलेगी तो वो एक घड़ी इंसान रह सकता है, पर एजुकेशन मिल गई और जॉब नहीं मिलेगी तो वो डिप्रेशन में जाएगा वो स्टूडेंट। बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे लिए कौन बेनिफिशियल रहेगा डेवलपमेंट के आधार पे, और भी बहुत सारे, जैसे अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है धीरे धीरे महंगाई की ओर, और उसी को जो कम कर पाए, ऐसा जो बेसिक सुविधा लोगों पर ज़्यादा पहुंचा पाए, ऐसा आदमी मैं जिसको भी वोट दूंगा वो सबसे ज़्यादा हमारी एजुकेशन पर ध्यान दे, हमारे बेरोजगार जो भाई हैं उन पर ध्यान दे। मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन पर है वो ज़्यादा ध्यान दे, और बेरोजगारी जो बढ़ रही है उस पर ध्यान दे, और रोजगार दे। कहीं ना कहीं अभी तक यूथ में सबसे ज्यादा मुद्दा रहा है बेरोजगारी का। कुछ यूथ भी हैं। भाई ये बताइए ना, अगर देखा जाए अब लोकसभा चुनाव आ गया है, 5 से 10 साल, 15 साल, 50 साल हो गए, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा हम हर चुनाव में देखते हैं। क्या लगता है कि क्या एक मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। इस साल तो और बहुत ज़्यादा, पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि बेरोजगारी उतनी की उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसी बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है ये। आप वोट देने जाएंगे, क्या सोच के रहेगा दिमाग में? मैं सोचूंगा कि अभी तो जो रूलिंग पार्टी एक
प्रोटेस्ट करने के लिए भी हमको नहीं दे रहे, इस फ्रीडम टू स्पीक नहीं मिल पा रहा है, और जो भी ये महंगाई वो बढ़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुका है। तो वही हमारे मुद्दे होंगे। भाई आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोच रहेगी? मेरा ये रहेगा कि जो डेवलपमेंट हो रहा है पूरे स्टेट का या पूरे कंट्री का ही मान लिया जाए, वो ज़्यादा होना चाहिए। जो महंगाई इतनी बढ़ रही है उसको जो कम करे, हम बाकी जो हमारी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर ही हो गया, हम उस सब के ऊपर ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं इस बार सबके ज़्यादा अगर देखा जाए तो महंगाई भी एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो क्या लोगों के मन में रहेगा ये? हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा जी। स्टूडेंट्स का भी साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई और जिस प्रकार से हम लोग आज पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन अव्यवस्थाएं और व्यवस्थाओं की कमी है। लोकसभा चुनाव का मतदान देने जाएंगे तो जरूर दिमाग में रहेगा कि कौन सी पार्टी और कौन हमें इस लायक बना सकता है कि हम अपना रोजगार चला सकें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोंगरदिया, भोपाल। लोकसभा के लिए 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। उससे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतदाता वोट करेगा। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक दल सीरियस लेते हैं, और क्या वाकई मुद्दों का चुनाव पर कोई असर पड़ता है या नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा ने शहर के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की है। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद शर्मा। अब तक हमने बात करी आम लोगों से, राजनेताओं से, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे शहर के बुद्धिजीवी से। जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं शहर के तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी, जो क्या देखते हैं, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं। 7 मई को ग्वालियर में मतदान होना है। ग्वालियर में एक तरफ बीजेपी की तरफ से भारत सिंह कुशवाहा मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से प्रवीण पाठक चुनावी मैदान में है। क्या उनके मुद्दे चल रहे हैं और ग्वालियर शहर को क्या अभी तक मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया। हमारे साथ तमाम जर्नलिस्ट हैं। शुरुआत करेंगे राजीव अग्रवाल जी से। राजीव जी, जिस तरीके से चुनाव है और 7 मई को मतदान है, मतदान प्रतिशत भी कम हो रहा है लगातार, तो क्या इस ग्वालियर शहर के जो मुद्दे हैं जो इस बार छाए रहेंगे और जब मतदान करने लोग जाएंगे तब उनका मुद्दों का कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेंगे? मुद्दे तो शहरी भी मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे राम मंदिर वगैरह 370 वगैरह चल रहा है, तो बीजेपी उसको बना रही है। भाई प्रवीण पाठक जो कांग्रेस के आए हैं वो शिक्षा को ज्यादा जोर दे रहे हैं कि मैं शिक्षित, तो उन्होंने कई होर्डिंग लगवा दी है शहर में कि शिक्षा को वोट दोगे या किसी मतलब कम पढ़े लिखे को वोट दोगे। तो दोनों में इसी टाइप की टक्कर चल रही है। स्थानीय मुद्दे तो इस मामले में गौण है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विवेक नारायण सिद्धल जी के कार्यकाल में बहुत सारी सौगातें ग्वालियर को मिली, कई ऐसे योजनाएं थी जो नहीं हो पाई, जिसमें रोपवे का भी जिक्र बार बार आता है, तो क्या मानते हैं कि इस तरह से भी कुछ रहेगा? नहीं, योजनाएं तो काफी अमली जामा भी पहना है। रोपवे एक है जो नहीं हो पाया, रोपवे भी काफी पुराना विषय है ये, वो आगे भी लगता है कुछ राजनीतिक कारण है, कुछ कारण है इस वजह से नहीं हो पा रहा है वो। बाकी तो काफी विकास के, यहाँ एयरपोर्ट बना है, रेलवे स्टेशन का विकास है, 5-6 ओवरब्रिज भी बन गए हैं, यहाँ यूनिवर्सिटियां नई बनी है, यहाँ तो विकास तो अपनी जगह है, वो तो चलता है, सतत प्रक्रिया है। तो बिल्कुल जिस तरीके से जो मतदान, जिस तरह से हमने प्रथम चरण में देखा, द्वितीय चरण में देखा कि मतदान प्रतिशत कम हुआ है विधानसभा के चुनाव को देखते हुए वर्तमान, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लोग निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं या क्या कारण है बल्लम जी? मतदान प्रतिशत के बारे में मेरा मत ये है कि आज ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत को लेकर अपना अधिकृत रूप से बयान जारी किया है कि पिछली बार 2019 के चुनाव के मुकाबले 3% मतदान कम रहा पूरा ओवरऑल जहाँ तक अभी तक चुनाव हुए हैं। और एक उम्मीद कहें, अपेक्षा कहें, एक मौसम विभाग का बहुत अच्छा पूर्वानुमान मेरी दृष्टि में आया कि 5 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि आ रहा है और वो जब हिमालय से टकराकर लौटेगा तब उसका पूरा प्रभाव मध्य प्रदेश पर रहने वाला है। मध्य प्रदेश खासकर चंबल पूरे क्षेत्र में, तो उसका प्रभाव अगले 2 दिन तक ये रहेगा कि आसमान में बादल भी छाएंगे और हल्की फुल्की बारिश भी होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मौसम का यह पूर्वानुमान सही साबित हो और जो लगातार पिछले 2 चरणों में जो मतदान कम हुआ है वो निश्चित तौर पर अगले तीसरे चरण में ये बढ़ेगा।
दोनों ही पार्टी ने प्रवीण जी ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया है जो विधानसभा चुनाव हार चुके थे। भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री अपने ग्वालियर ग्रामीण से हारे थे, प्रवीण पाठक विधायक थे जो दक्षिण से हारे थे, और दोनों पार्टियों ने अपने ऐसे प्रत्याशियों पर दाव खेला है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि दोनों हारे हुए प्रत्याशियों पर दाव खेला है? इस तरह की जो चर्चाएं आम है। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वहाँ तो प्रत्याशी जैसा देखने में आ रहा है केवल ग्वालियर ही नहीं, अन्य जगह चारों हर लोकसभा में अपन देख रहे हैं, वहाँ मोदी फैक्टर मूल रूप से कार्य कर रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि उन्होंने क्यों उतारा, तो कांग्रेस की स्थिति हम और आप सब लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं। तो वहाँ हो सकता है शायद उनका प्रैक्टिकल या होमवर्क इतना अच्छा नहीं रहा, और अंततः जाते जाते उन्होंने निर्णय जो भी लिया उसमें हो सकता है निर्णय हो क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बन रही है ग्वालियर चंबल अंचल में, हम और आप सब देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इधर से उधर लोग पार्टियां बदल रहे हैं। तो ऐसे हालात में प्रत्याशी पर फोकस करना, उसका चयन करना एक कठिन काम कांग्रेस के लिए तो साबित हुआ है, और भाजपा में निसंदेह मोदी फैक्टर प्रमुख रूप से कार्य कर रहा है। वहाँ प्रत्याशी इतना गौण हो चुका है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अगर मोदी फैक्टर वास्तव में प्रभावशाली रहता है तो भाजपा हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी की जो सभा हुई भिंड में, और जिस तरह से अभी राहुल गांधी की यात्रा भी आई थी, ओबीसी आरक्षण और जातिगत आधार पर जो जनगणना की बात कही, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस को इससे कुछ लाभ मिल सकता है। नहीं, निश्चित रूप से जनसभाओं का लाभ तो मिलता है, लेकिन लाभ प्रैक्टिकल वोटों में तब तब्दील होता है जब हमने पिछला हमारा रिकॉर्ड बेहतर रहा हो, हमने कुछ किया है और लोगों को इस बात पर विश्वास होगी वो जो जनसभा में जो कहा जा रहा है वास्तव में वो सही साबित होने वाला है या नहीं। इसीलिए भाजपा ने नारा दिया मोदी की गारंटी। सारा चुनाव उसी फोकस पर केंद्रित है, मोदी की गारंटी। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, भीड़ निश्चित रूप से बहुत है। भीड़ आई, कल भी आई, भिंड में भीड़ देखी गई और काफी लोग वहां जमा थे, लेकिन कुल मिला के वो कितना परसेंट वो ईवीएम तक जाता है, ये एक बड़ी बात है। बड़ी बात है कि लोग, भीड़ अलग चीज होती है और मतदाता अलग चीज होती है। ब्रजमोहन जी, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही एक बड़े नेता कल्याण सिंह कंसाना ने आके बसपा ज्वाइन की और चुनावी मैदान में है, तो इस पूरे त्रिकोणीय जो मामले को देखते हैं आप कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा कि कांग्रेस को होगा, और ये भी सुनने में मिलता है कि जो दलित वोट है या ओबीसी वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जाता है और बसपा के प्रत्याशी के आने के बाद वोट बसपा की तरफ चला जाता है। तो इससे किसको नुकसान हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है? देखिए, पूरे अंचल में चारों लोकसभा को देखें अगर, तो सीधा मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होने वाला है। बीएसपी ने चुनाव को रोचक जरूर बना दिया है और वो तीसरी ताकत के तौर पे चुनाव को निश्चित तौर पे बड़ी मात्रा में प्रभावित भी करेगी। खासतौर पे मुरैना, ग्वालियर और भिंड में चारों सीटों की तुलना में ज़्यादा बीएसपी का जोर रहेगा। अब बीएसपी का जो इस समय का जो प्रेजेंस है उसको देखें अगर, चारों सीटों में से 3 में तो क्लियर है बीजेपी ने उन नेताओं को टिकट दिया है जो कांग्रेस से बागी है या कांग्रेस से बगावत करके, और इसमें से देवासी जरारिया हो या मुरैना से रमेश गर्ग हो या ग्वालियर से कल्याण सिंह कंसाना हो। अब ये तीनों सीटों में जातीय समीकरण अलग अलग बैठेंगे उन कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन बीएसपी का अपना जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं अगर कटता है तो कांग्रेस को डेंट जाएगा, उसको कांग्रेस को डेंट जाएगा। हमारे साथ धर्मेंद्र त्रिवेदी जी भी मौजूद हैं, सीनियर पत्रकार हैं, बहुत कुछ राजनीति में उन्होंने देखा है, लिखा है। धर्मेंद्र जी, क्या स्थिति इस समय ग्वालियर में है? 3 प्रत्याशी सामने हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में मुख्य मुकाबला है। कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं ग्वालियर के लिए, क्या स्थिति रहने वाली, क्योंकि माधवराज सिंधिया जी के बाद शायद कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ऐसा हो जो ग्वालियर में लोकसभा चुनाव जीता हो? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जहाँ तक मुद्दे की बात है, अगर मुद्दे की बात करें अपन तो दोनों ही चुनाव, मतलब दोनों ही पार्टियों का चुनाव इस समय मुद्दा विहीन चुनाव है। एक भाजपा एक तरफ मोदी के नाम को लेकर के वोट मांग रही है चारों तरफ से। यहाँ प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा है, पर प्रत्याशी से ज़्यादा मोदी फैक्टर को काम पर को तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे ही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो चुनाव है प्रवीण पाठक के आसपास सिमट करके रह गया है। यहाँ कांग्रेस की बजाय प्रवीण पाठक का चुनाव हो चुका है। तो दोनों पार्टियों का अगर देखा जाए तो एक तरफ संगठन काम कर रहा है और दूसरी तरफ
एक प्रत्याशी व्यक्ति काम कर रहा है, प्रत्याशी काम कर रहा है। तो ये तो दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की बात हो गई। अब बात करते हैं सिनेरियो की। तो सिनेरियो में जहाँ तक देखें तो आंचलिक क्षेत्र में जो एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी सी हर बार सामने आती है चुनाव के टाइम पे, इस बार भी थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी आंचलिक क्षेत्र में ग्वालियर लोकसभा में देखी जा रही है। पौरी लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे आपसी वैमनस्य के झगड़े थे जो इस समय चुनाव के में कुछ मतलब कहीं ना कहीं जाति तौर पर इस चुनाव को प्रभावित किया जाता है, चाहे कोई भी चुनाव हो। ये चुनाव होता ही है। मतलब हम भले ही बात करते रहे लोकतंत्र में व्यक्ति की, पार्टी की, देश की, जब क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में बढ़ जाता है, जातियों में बढ़ जाता है। नेता भी क्षेत्रीय स्तर पर जाकर के अपनी जाति की बात करने लगते हैं। जैसे भिंड की बात है, भिंड में बीएसपी में देवाशीष जरारिया को अभी टिकट बीएसपी में चले गए हैं वो कांग्रेस में। अब वहां फूल सिंह बरैया कांग्रेस प्रत्याशी हैं और भाजपा की प्रत्याशी संध्या राय हैं। आरक्षित सीट है और क्षेत्रीय स्तर आधार पर देखा जाए तो ये कहा जा रहा है अब कि कांग्रेस से शिफ्ट होने के बाद बीएसपी में तो वहां वोट शिफ्ट होगा, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि ज्यादा हमारा वोट नहीं कटेगा, 3 से 4 हजार वोट का अंतर आएगा, ऐसा क्षेत्रीय स्तर पर सामने आ रहा है। इसी तरह अगर गुना शिवपुरी की हम बात करें तो गुना शिवपुरी में ओबीसी वोट बैंक काफी हद तक प्रभावी है। दूसरा फैक्टर वहां काम करता है अनुसूचित जनजाति का वोट। तो ये वोट जिस तरफ शिफ्ट होगा उस तरफ निश्चित ही। और सिंधिया वहां ज्योतिराय सिंधिया जी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। पिछली बार भाजपा के ही केपी सिंह यादव जी से हार गए थे जब वो कांग्रेस से लड़े थे। इस बार बीजेपी में शिफ्ट होकर के दोबारा से अब चुनाव मैदान में है। इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में है। और सिंधिया परिवार के मुझे लगता है माता सिंधिया जो विजयराजे सिंधिया जी के बाद ये राजमाता सिंधिया थी, यशोदा राजे सिंधिया ही वहां से सांसद रही हैं और इस बार ज्योतिराय सिंधिया है। तो वहाँ स्थिति कुछ हद तक सिनेरियो अब चेंज आ रहा है। पर चुनाव जो है वो कुछ हद तक विकास की लड़ाई का है, एक तरफ जाति की लड़ाई का है। तो कुल मिलाकर के अगर पूरा सिनेरियो एक पूरा सर्वमान्य अगर मत निकालेंगे तो आखिर में बात आएगी जाति की, चुनाव जाति पर ही होगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शहर के वरिष्ठ पत्रकार जो अपने यहाँ मत रख रहे थे कि किस तरह से क्या रहेगा, चुनावी मुद्दे कौन से रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे, स्थानीय मुद्दे रहेंगे, जातिगत मुद्दे भी रहेंगे और इसके साथ साथ विकास के मुद्दे भी किस तरह से रहेंगे, उन लोगों से हमने जानना चाहा। अब अगली बार हम किसी अन्य पड़ाव पर मिलेंगे, जब तक आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से विनोद शर्मा। देश में लोकसभा चुनाव 2024 जारी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आगामी चरणों के लिए प्रत्याशी अपना पसीना बहा रहे हैं। जो प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी है, उन प्रत्याशियों में कई करोड़पति हैं तो कई कंगाल भी हैं। देखिए और जानिए कौन है करोड़पति और कौन है ठन गोपाल। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने आम चुनाव के तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे सभी 1352 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया है। एडीआर के विश्लेषण के मुताबिक तीसरे चरण में चुनाव लड़ रहे 1352 उम्मीदवारों में से 392 यानी 29% करोड़पति हैं। कुल उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 5 करोड़ 66 लाख रुपए है। भाजपा के 82 में से 77 उम्मीदवारों यानी 94% की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं कांग्रेस के 68 में से 60 उम्मीदवार यानी करीब 88% करोड़पति हैं। सपा के 10 में से 9, जेडीयू के 3 उम्मीदवार करोड़पति हैं। शिवसेना यूबीटी के 5, एनसीपी के 3 उम्मीदवार भी करोड़पति हैं। आरजेडी के 3, शिवसेना शिंदे गुट के 2, एनसीपी शरद चंद्र पवार के 3 और टीएमसी के 6 में से 4 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे चरण में दक्षिण गोवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा की पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 1361 करोड़ रुपए से अधिक घोषित की है। मध्य प्रदेश की गुना सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरे सबसे धनी उम्मीदवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 424 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से कांग्रेस के छत्रपति शाहू शाह जी
तीसरे सबसे धनवान प्रत्याशी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 342 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसी कड़ी में सबसे गरीब प्रत्याशी की बात करें तो कोल्हापुर से चुनाव लड़ रहे इरफान के पास मात्र 100 रुपए हैं, जबकि बारडोली से चुनाव लड़ रही रेखाबेन के पास महज 2000 रुपए हैं। इलेक्शन डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। फिलहाल लोकतंत्र के महासमर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।